खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही, होगा साइल पर तू भी, जिद पर अड़ तो सही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 6 सितंबर 2025 के क्वेश्चन पेपर की आंसर की। अब जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम पेपर दिया है, अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आप सही ला कर आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आप गलत ला कर आए हैं। चलिए देख लेते हैं। परीक्षा तिथि चेक करें, 6 सितंबर 2025 और पाली द्वितीय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखो ज़रा। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, जो विश्लेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रेविशेषण इज़ ए राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से एक ऑप्शन राइट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अपना पेपर साथ लेके बैठे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आप सही लाकर आए हैं। द्वितीय पाली है, ध्यान देना। कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद। ठीक है, उपकार को मानने वालों को क्या कहते हैं? उपकार को मानने वाले को हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ इज़ ए राइट ऑप्शन। डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा? दंड इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चेक करें, चेक करो बेटे, चेक करो। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये ध्यान देना, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर राइट ऑप्शन यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है। अरे शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द का चयन कीजिए। शारीरिक इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है और निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो शारीरिक ऐसे लिखा जाता है ये। चलिए, गद्यांश 2 पूछे जाते हैं आपसे, 2 पूछे गए हैं आपसे। 5-5 मार्क्स के 5-5 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहले पढ़ो निर्देश। 6 से 10 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले ये गद्यांश पढ़ो और गद्यांश पढ़ने के बाद उसके नीचे जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर आपको देने हैं। पढ़ो। पढ़ लिया? सैन्य संचालक और राणा का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराव यानी कि महारावत बाघ सिंह की तलवार धूप से दामिनी सी चमकी और वे गरज उठे, हम बादशाह का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास बड़ी सेना है। अच्छा, तो जरा पढ़ो बेटे, पढ़ो। पढ़ लिया? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो, डरो मत यार, बस चेक करते रहो। चलिए ये पढ़ो, पढ़ो पढ़ो बेटे, पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ लिया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बातें करने लगते हैं? केसरिया वाना। एक साथ में देखो, एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है? ओहो, एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है? हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करते हैं? बात बिल्कुल सही है यार, अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करते हैं? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ? महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ जब हाड़ी रानी गर्भ से जौहर के लिए तैयार हो जाती हैं? ठीक है, इज राइट ऑप्शन। अच्छा, कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों भली मानती हैं अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालत होगी उससे बचने के लिए? इज राइट ऑप्शन। होता था पहले यार, पहले होता था। ठीक है, युद्ध जीतने के बाद महिलाओं पे जितना अपमान करते थे वो उन्हें पता होगा। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इस युद्ध को बंद करा दीजिए, ये युद्ध कितना भयानक भयंकर होता है, इस वाक्य को किसने कहा था? एक युवती ने रानी से। ठीक है, चलिए तो ज़रा आप आंसर की मिलाते रहो, अपना गद्यांश निकालो, क्वेश्चन पेपर में मिल गया। ठीक है, उसके सही सही ऑप्शन देखो कौन कौन से आप लगा कर आए हैं। चलिए फिर 11 से 15 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहले पढ़ो, कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वह तूफ़ान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। तो बेटा पढ़ो ज़रा से करके इसको। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पढ़ा? ठीक है सर, पढ़ लिया पूरा? पूरा पढ़ लो ठीक से। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। पढ़ा? ठीक है, पूरा गद्यांश पढ़ो। ठीक है, गद्यांश पढ़ो। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो ध्यान से पढ़ना, एक ही बार पढ़ना क्योंकि इतना टाइम बचता नहीं है, क्योंकि डीआई के भी 20 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं। चलिए पढ़ लिया? ठीक है, गद्यांश। अब क्वेश्चन 11, जब का ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ? इस बार के जितने भी पेपर आए हैं बहुत इजी टाइप के पूछे गए हैं। ठीक है, कोई पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये ध्यान देना। धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई। ओके, पिछली रात उनके एक मित्र ने का के बारे में क्या कहा था? का ने गा के साथ मिलकर लेखक जी को निंदा की थी।
पिछली रात का कहाँ पर आया हुआ था? अपनी ससुराल में। पढ़ो, ये जितने भी ऑप्शन है ना, ये जितने भी क्वेश्चन है, इनके चार चार ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर की ये दे रखी है और आप गद्यांश पढ़ के इनका राइट ऑप्शन निकालो। ठीक है, टिक लगाते रहो अपने पेपर में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, जब काल लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने अपने साथ क्या किया? लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निस्नेह कंटीली देह को उसके बाहों में छोड़ा था। बिल्कुल राइट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, लेखक जी के एक रिश्तेदार बम्बई जा रहे हैं और उनमें पूछें तो वे क्या कहेंगे? कलकत्ता जा रहा हूँ, इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भाई ये क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको जीके वालों में करवाया। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? लोहा एक ऐसी धातु थी जो हड़प्पा सभ्यता के किसी भी लोगों ने इसका यूज़ नहीं करा था, नाम तक भी नहीं है इसका। ठीक है, लोहा का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा जरा, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? सुत्त पिटक। भाई बुद्ध का हर एक सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो वो है हमारा सुत्त पिटक, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 23वें ग्रंथकार पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? सांप, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करो, रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? एक बार क्वेश्चन पढ़ो, रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होता है। हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रदर्शित की गई है, यानी कि प्रकाशित की गई है? R.C. दत्त के द्वारा। बस ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ते हैं। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को, यानी कि दादा भाई नवरोजी को। नौरोजी होता है ये, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1942 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 24 के यही आप टिक लगा कर आए हैं? बता दें, आप बता दें सर कितने क्वेश्चन में सही करके आया हूँ और इतने क्वेश्चन में गलत करके आया हूँ। आप कमेंट जरूर करना मुझे कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी? रास बिहारी बोस ने, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तसंगपो, इज ए राइट ऑप्शन। तसंगपो कहा जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? यार सिंपल सी बात है, अभी हाल ही में ये घटना घटी है, पंजाब, इज ए राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है जब भंडारण के लिए मोटे तने? रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है जल भंडारण के लिए मोटे तने? क्योंकि रेगिस्तान यानी कि रेगिस्तानी पौधे मतलब समझते हो ना आप, रेगिस्तान में गर्मी होती है, पानी बहुत कम पड़ता, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अब यानी कि साल में 1 या 2 बार वर्षा हुई और उसी वर्षा के जितना भी पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पूरे साल उसी का यूज़ करते हैं। तो जितने मोटे तने होंगे उतना पानी वो ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। तो जल भंडारण के लिए मोटे तने इज ए राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूलन है? मैंग्रोव वन इज ए राइट ऑप्शन। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर पूछा गया है इस बार। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन लेंथ ही नहीं है, क्वेश्चन छोटे हैं, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 है, किस देश के छोटे अक्षर शत्रुता पूर्व इकाइयों में विभाजन को कौन से शब्द दर्शाता है? किसी देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? वाल्कनीकरण इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये कार्य किसके द्वारा किया गया? कोलिन क्लार्क के द्वारा किया गया। ठीक है, कोलिन क्लार्क के द्वारा किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, भारत में विकास का एलपीजी मॉडल में प्रस्तुत किया गया था। भारत में विकास का एलपीजी मॉडल 1991 में प्रस्तुत किया गया था। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस
पुस्तक द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सुखमय चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो बेटा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बेटे बताओ जरा, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। 71% किसान लोग कृषि पर डिपेंड होते हैं भारत के। तो सिंपल सी बात है, रीढ़ क्या है? रीढ़ क्या है भारत की? कृषि। कृषि इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो के रूप में पद धारण करता है, जो के रूप में पद धारण करता है, लाइन पे ध्यान देना, सही है, जो के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। राष्ट्रपति इज अ राइट ऑप्शन। 36 का राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ो। संविधान के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यों के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है? तो वह है नगरपालिका इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ लेते हैं। ओके सर, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 38। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। संघवाद जो होता है वो देश में अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 39 पे ध्यान देना बेटा। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल, क्या है ये? प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। इसे राइट ऑप्शन 0 आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन। विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? साइंस के 5 क्वेश्चन इस बार इतने इजी पूछे हैं कि किसी भी साल, चाहे आप 2021 का पेपर उठाओ, 2022 वाला उठाओ या 2023 का उठाओ, 2024 में एग्जाम हुए नहीं थे, या 2025 का उठाओ, साइंस के हर जगह क्वेश्चन इजी होते हैं। उन सेट से ज़्यादा यहाँ पर इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताओ यार, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का इज द राइट ऑप्शन। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? बहुत बढ़िया। 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करो, विभवांतर इतना है, तो प्रतिरोध क्या होगा? ओम का नियम तो याद होगा, V बराबर I R। तो कितना आएगा? 0.05 ओम। करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो, इंटेलिजेंट हो। चलिए मैं आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। जब रासायनिक अभिक्रिया उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है, तो ये कौन सी है? उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है, तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान गिर जाता है। इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। प्राकृतिक गैस के जलने को उष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि इस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है। सिंपल सी बात है, तभी तो LPG गैस का यूज़ होता है ईंधन के रूप में। अगर उष्मा उत्पन्न नहीं होगी तो फिर क्यों यूज़ होगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। 45वां है। मनुष्य के शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सेरिबेलम के द्वारा। हाँ, यही है राइट ऑप्शन, सेरिबेलम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 46 है। 1 घंटा 40 मिनट का 12 सही 1/2% क्या है? 1 घंटा 40 मिनट का 12 सही 1/2% क्या है? यार ना निकलेगा। अरे यार, घंटे को मिनट में बदलो, फिर इसका 12 सही 1/2% निकाल लो, 12.5 मिनट इसका राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखो। 2 संख्याओं का गुणनफल 1530 है। मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन बड़े सिंपल पूछे हैं, जिसे आपने बड़ी आसानी से कर दिया होगा। 2 संख्याओं का गुणनफल 1530 है और इसका मासा 15 है, तो उनका लासा क्या होगा? अरे हाँ, कोई क्वेश्चन है करने का? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना होता है हमारा? मासा गुणा लासा। निकाल लो वहाँ से लासा। उनने गुणनफल ऑलरेडी दे रखा 1530। बताओ, इतना ये सवाल नहीं हो पा रहा। 102 इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? 57 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से 57 इज द राइट ऑप्शन। मिला के देखो, चेक करके देखो, पेपर सामने रख लो अपने। यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है, तो संख्या क्या? 3/4 इज द राइट ऑप्शन। मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन इस बार बहुत ईजी पूछे गए हैं।
50 क्वेश्चन है, रूट 290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है? 17 और 18 के बीच है, सिंपल सी बात है। रूट 290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है? 17 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 289, और इसका कितना होता है? 324। हाँ, उसके बीच में है रूट 290 इज अ राइट ऑप्शन। 17 और 18 के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखो। सुकेत की 3 बेटियां, बहुत बढ़िया, सुकेत है बेचारा, उसकी 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो 2 ही तो हैं यार। सुकेत की 3 बेटियां हैं, ये कितना दिमाग वाला क्वेश्चन पूछा। सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, तो तीनों बेटियों का एक ही भाई तो है, तो 2 हो गए। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? 2, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 52 है, रीजनिंग के भी इजी क्वेश्चन पूछे हैं। एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करती है? 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करती है? 840 डिग्रीज है राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे जुड़वा हैं। अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे जुड़वा हैं, ठीक है। ऋचा जो है सुमित से छोटी है, अच्छा, तो वो अमित से भी छोटी होगी। ऋचा ज्योत्ने से छोटी है, ठीक है। ऋचा जो है बेचारी वो सुमित से भी छोटी है, ज्योत्साना से भी छोटी है, लेकिन सौरभ से बड़ी है। सौरभ कोई है बेचारा, उससे बड़ी है। सुमित ज्योत्साना से छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? ज्योत्साना इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। चमगादड़ इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से चुन लो। 55 देखो, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 972। क्या ट्रिक है आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला? पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? मुरलीकांत राजा राम पेटकर को इज द राइट ऑप्शन। अखबार पढ़ना शुरू कर दो बेटे करंट अफेयर्स के लिए। 57 देखो, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PVD सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? भुवनेश्वर इज द राइट ऑप्शन। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? 9 अप्रैल 2023 को, ठीक है, 9 अप्रैल 2023 को। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 59 में देखता हूँ, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने वायरक्टर अंकिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया? तुर्की। 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने वायरक्टर अंकिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? वो था तुर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला एक के रूप में गिना गया भी शामिल है? 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? 139 इज ए राइट ऑप्शन। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, सिंपल से 10 क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं, आराम से आप कवर कर लोगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 60 हमारा हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 61 देखो आप, जस्टिन ट्रूडो 6 जनवरी, जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है यार, कितना शानदार नाम है। 62 में देखो, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को का महासचिव नियुक्त किया गया। मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को किसका महासचिव नियुक्त किया गया? भाई ये क्वेश्चन तो अजीब सा है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ो, भारतीय रिजर्व बैंक RBI तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? प्रोजेक्ट नेक्सस इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच? मिस्र के बीच, ठीक है, आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश से शुरू हुआ? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? ठीक है, मॉरिशस इज ए राइट ऑप्शन। मॉरिशस इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य रूप है? मध्य प्रदेश का। माच जो है वो किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य रूप है? मध्य प्रदेश का। क्यूबा किस राजधानी क्या? क्यूबा की राजधानी क्या? हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 68, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? वह है उत्तर प्रदेश का। रसिया गीत जो है वो उत्तर प्रदेश का, ठीक है, क्षेत्रीय गीत है। क्वेश्चन नंबर 69, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा ये बताओ 27 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये तो सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 चेक करते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। तो इस पेपर को अच्छे से पढ़ो और अपने आंसर की मिला लो कि कितने क्वेश्चन हम सही कर आए हैं, कितने क्वेश्चन हम गलत कर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखो। 73 देखो, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ साझा करता है। भारत अपनी भूमि सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। वो कौन कौन से देश है सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल किस टीम को हराया था? सिंपल सी बात है, वेस्ट इंडीज़। भारत ने 1983, अरे बड़ा पुराना क्वेश्चन पूछा है यार। भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल किस टीम को हराया था? वेस्ट इंडीज़ को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई? DRDO की स्थापना 1958 में हुई। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए कुछ क्वेश्चन आते हैं अजीब से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक 5 क्वेश्चन बार ग्राफ के पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन पाई चार्ट के, 5 क्वेश्चन तालिका के। अब आप लोग तैयार हो जाओ, यही वो चीज़ होती है जहाँ से आपकी अच्छी रैंक बनती है, अच्छे नंबर आते हैं आपके। तो 76 से 80 निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। दिया गया बार ग्राफ 5 अलग अलग दुकानों में बेची गई सब्जियों की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। ओके, पहले बार ग्राफ पढ़ लो, पहले बार ग्राफ पढ़ लो। बार ग्राफ भी बड़ा लंबा चौड़ा दे रखा है इस बार, पढ़ो बेटा बार ग्राफ। पढ़ लिया, ठीक है। मूली, गाजर, रेडिश एंड कैरेट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर दो। देखो जरा किस पर आप टिक लगाए हैं। एफ में बेचे गए मूली की मात्रा ACD में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है और एफ में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4 से 5 है। एफ में बेचे गए गाजर की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो वह है तुम्हारे पास 780 किलोग्राम। चलिए यही टिक लगाए हैं आप, अरे यही लगाए हैं, अरे आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है? 87.8%। अब आप सोच रहे होगा यार ये सर सोल्व कैसे करते हैं? अरे सब कर लेते हैं, जो पढ़ते हैं वो सोल्व भी कर लेते हैं। ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा, ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए 1152 किलोग्राम इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है। बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32:35 है। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। 108 ग्राम। बड़ा इजी ग्राफ होता है ये, बहुत इजी बार ग्राफ। 80 में देखो, सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है? 612 किलोग्राम का अंतर है। फिर से देखो जरा 81 से 85 तक निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए देखो कौन कौन से लगाए हैं। नीचे दिए गए ग्राफ रेखा, अब ये लाइन ग्राफ दे रखा है, ठीक है। लाइन ग्राफ दे रखा, वही लो ये पूरा पढ़ो, पहले पूरी लाइन ग्राफ देख लो। आप देख ली? खुश? अरे आप लोग खुश तो मैं खुश। जल्दी देखो पहले लाइन ग्राफ पूरी, ठीक है, पढ़ो। बेंच यानी कि बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की संख्या, ये वाला बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की संख्या है, ये ठीक है। और ये क्या चीज़ है? ये है बेचे गए यानी कि बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की संख्या है, ये बेचे गए जेल पेन की संख्या, और ये जो है बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या, ठीक है। चलिए पहले देख लो ग्राफ को, यानी कि इस चार्ट को देखो बढ़िया करके, दिखाई दिया? ठीक है, आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 81 देखो। दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में 40% पेन फाउंटेन पेन है। यदि दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान एफ से अनुपात 3:4 है, तो दुकान एफ द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 600 इज राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट, जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है, 33% कम है, और दुकान
सी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान ई में अनुपात 7:5 है, तो दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन और जेल पेन की कुल संख्या कितनी होगी? तो 320 इज़ द राइट ऑप्शन। बस यही क्वेश्चन तो डिफिकल्ट पड़ते हैं पेट के एग्जाम पेपर में। 83 में देखो, दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? 230 है। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, जिसे आप बड़ी आसानी से सोल्व कर लोगे। दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या का अनुपात है 1:4 इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 चेक कर लो। दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या दुकान बी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? 120% इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए निर्देश पढ़ो। ये बहुत छोटी सी हमें इस बार तालिका दे रखी है, 86 से 90 है। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। पी और क्यू द्वारा 4 अलग अलग महीनों में लिखे गए कुल पृष्ठ हिंदी प्लस अंग्रेजी दिए गए हैं। तो महीना दे रखा है मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का। पी में दे रखा है इतना और क्यू में दे रखा है इतना। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है आपको भाई? अब करना क्या है आपको? सब करना तो बहुत कुछ है। क्या करना है? पहले क्वेश्चन देखो, सारणी का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, वरना पेपर आपके पास है ही। और क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर दो। देखो कौन सा आप टिक लगाए हो। मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना प्रतिशत है? 80% है। क्वेश्चन नंबर 87 है, जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है और क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए? 200 अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या है? 300 हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, मई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? 29:35 है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्यू की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है? जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्यू की तुलना में समान महीनों में कितना अधिक है? 36.75% इज़ ए राइट ऑप्शन। आप ज़रा ध्यान देना, निर्देश 91 से 95 तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। अब फिर से एक 91 से 95 तक की एक तालिका गई। अलग अलग महीनों में 5 अलग अलग दुकानों द्वारा बेचे गए लैपटॉप। स्टोर हमें ये दे रखे हैं। ठीक है, महीना जून का ये है, जुलाई का ये है, मई का ये है, अक्टूबर ये है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसका नेक्स्ट। पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो तालिका का। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 91 को सोल्व करने की कोशिश करो और देखो कौन कौन से टिक पे आप लगा कर आए हैं। मई में स्टोर के एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। 313 इज ए राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण है, तो जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात कीजिए। 175 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना प्रतिशत है? 69.18% है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में ठीक है आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात क्या है? 100:149 इज़ ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95 पढ़ो। अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है। अक्टूबर महीने में स्टोर आई में ना बिकने वाले लैपटॉप की संख्या ज्ञात कीजिए। 84। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आ गए। चूज द करेक्ट क्वेश्चन, टेक द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द विंडोज आर ओपन आर नॉट दे इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, चूज द वर्ड विच द नियरेस्ट इन द मीनिंग सिनोनियम टू द गिवन वर्ड। एडमायर का सिनोनियम क्या होगा? प्राइस, PARAISE। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई सेड द टीचर लाइक दिस। इनडायरेक्ट फॉर्म देनी है आपको। आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। चलिए आगे देखते हैं। तो एक्टिव पैसिव यहाँ यानी कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ भी आ गए। अच्छा डायरेक्शन देखो, 99 से 100 तक आपको एक पैसेज दे रखा, पहले पढ़ो फिर इसमें से क्वेश्चन आपको देने हैं। एडवांस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs हैव गेन पॉपुलरिटी एज ए अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल ठीक है गैसोलाइन पावर्ड कार्स। चलिए पहले ज़रा पढ़ लो इसको। इसके बाद 99 का राइट ऑप्शन, विच द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ EV ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग स्टेशन इज ए राइट ऑप्शन। 100, वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन EV इंफ्रास्ट्रक्चर
तो टू सपोर्ट ईवी एडोप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन की मैंने आपको आंसर की करवा दी। अब जो ये आंसर की है आपको क्या करना है, अपना पेपर मिलाना है और खुद से सोल्व करके देखना है कि कितने क्वेश्चन आप सोल्व करके आए हैं, अच्छे से करके आए हैं, कितने क्वेश्चन आप गलत करके आए हैं। उसके हिसाब से अपना जो है सेट करना कि इतने मार्क्स हम यहाँ तक आ सकते हैं, हमारे इतने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।